नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बंग महिला द्वारा रचित कहानी दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुआ था ना, यह कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में है ना। इनका प्रकाशन कौन से पत्रिका में हुआ था? 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ देख लेते हैं। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, भाई बहन 1908 में, दालिया 1909 ईस्वी में, हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं ना। बंग महिला, उनके जन्म कब हुआ था? 1882 ईस्वी और निधन 1950 में। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है ना। यूजीसी नेट की सिलेबस में राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें दोनों कहानी संकलित हैं है ना, जिसमें से आज हम दुलाई वाली कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद अन्य वीडियो में हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी भी लेके आपके समझ प्रस्तुत होंगे है ना। देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। प्रमुख देख लेते हैं कुछ, इसमें किसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण। काशी से इलाहाबाद की यात्रा है ना। यूजीसी नेट में पूछा जाने वाला ऐसा है कि दुलाई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ की यात्रा को बताया गया है ना। तो काशी से इलाहाबाद का विवरण है। दो मित्रों के हंसी मजाक के व्यवहार का चित्रण है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो काली है ना। देखते इसमें पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र हैं वंशीधर, जानकी के पति, नवल किशोर के मित्र। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह है ना। वंशीधर और नवल किशोर दोनों के बीच अगाध प्रेम था, दोनों मित्र थे। जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी। नवल किशोर देखते हैं वंशीधर के घनिष्ठ मित्र, विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले, कलकत्ता से नई बहू लेकर चढ़ रहे थे है ना। इनकी पत्नी कलकत्ते से नई बहू है ना, इनकी पत्नी थी जो कलकत्ता से वे चढ़ने वाले थे। और वंशीधर को तार भेजा कि उन्हें ट्रेन में मिलेंगे। कट्टर स्वदेशी थे। जानकी वंशीधर की पति। जानकी कौन थी? वंशीधर की। जानकी वंशीधर उनके पति थे है ना जानकी के। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार में क्या ये विद्यमान थी है ना। एक भारतीय नारी थी। गौड़ पात्र नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देई की बहन है ना। सभी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं कि सीता कौन थी? जानकी देई की बहन थी। जानकी देई कौन थी? किसकी पत्नी थी? अभी ऊपर हम पढ़े हैं ना, वंशीधर की पत्नी। कहानी जानकी के मायके की नौकरानी, ट्रेन में और क्या 2-3 महिला है ना। तो ज़्यादा याद रखने वाले पात्र कौन है? सीता जो जानकी देई की बहन थी, नवल किशोर, वंशीधर। कहानी में स्थान कौन कौन से आए हैं? दशाश्वमेध घाट, गौदलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद, प्रयाग है ना। विशेष में देख लेते हैं। दुलाई अर्थ एक प्रकार का चादर, चुनरी, जिसे घूंघट के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। दुलाई वाली इसलिए रखा गया है कि दुलाई का अर्थ होता है एक चादर वाली चुनरी जो घूंघट के रूप में ओढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा, स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली की संवार, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास को बढ़ा देती। इसमें प्रमुख कथन है, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलिन, हो देखो रोवल करथैन, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाई जाला। ये सब क्या है? इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन है जिन्हें यूजीसी नेट सेट में पूछा जाता है। कथन को दे दिया जाता है, 2-4 कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि दुलाई वाली कहानी से कथन लिया गया है ना, किस कथन को लिया गया है तो पहचाना रहता है। तो महत्वपूर्ण कथन है, नाहक बिलायती चीज़ों मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। इसमें जितने भी कथन हैं ये सब हैं, ठीक है। तो ही उन स्त्रियों से कहीं लिए गए, इतना कहना था कि दुलाई। आगे नीचे हम सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कहानी आरंभ करते हैं। देखते हैं कहानी यहाँ से चालू हो रहा है।
कहानी को बारीकी अध्ययन करना है, क्योंकि सारे जो जितने भी प्रश्न उठते हैं वो कहानी के अंदर से उठते हैं, और जो कहानी को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया उसे सारी चीज़ें है ना उनके दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम बारीकी इसका एक एक चीज़ों को अध्ययन करना है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिये की तरफ आ रहा था। काशी जी के कहाँ? दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके, है ना। सबको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करते जाना है। एक हाथ में मैली सी तौलिया, लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां, कई डिब्बियां और कई सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। कितने बजे थे? 11 बजे थे। गोदलियों की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी मतलब रहने उपयोगी, है ना, रहने लायक नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया, है ना। कौन? जो काशी के दशाश्वमेध घाट से स्नान करके जो मनुष्य आया क्या है, वहाँ धड़ाता ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी, जो रखा था उसे रख दिया, और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला लिया, है ना। पूछा जाता है कि सीता को उम्र क्या था, है ना, तो कितना था? 10 वर्ष। सभी को अपने शॉर्ट नोट्स में, है ना, हमको लिखना है, जो आपको जैसे समझ आता है अपने अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर तैयार करना है कि सीता का कितना उम्र था? 10 साल की थी। तब उस पुरुष ने सीता जरा अपनी बहन को बुला ला, है ना। सीता कहती है कि अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई, और कुछ देर में एक नवीनता स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य मुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना होगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती है तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में नहीं जाना हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं ना, अपनी नई बहू को भी क्या साथ ला। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। वो हमें कहा है कि आज मैं कलकत्ते से लेके अपनी नई बहू को आ रहा हूँ, तो तुम भी आओ। तो कौन है ना, ऊपर में बताई थी बंसीधर और जानकी देई ऊपर। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। वो कहाँ से बैठने वाले थे, है ना, कलकत्ता मुगल सराय से। उनका तार मुझे घर में निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात पे? उनकी हंसी से और किस्से से। हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे एक नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिढ़ाने लगा, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर सी गई। हाँ भाभी जी, नहीं बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी, है ना। देखो, नवल किशोर जानकी देई को चिढ़ा रहा था, इसलिए उसकी हंसी मजाक क्या है जानकी देई को पसंद नहीं थी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती, है ना। बंसीधर कहते हैं कि क्या बस इसी के लिए तुम उनके साथ नहीं चलना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्या खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई, है ना। बंसीधर और जानकी देई यह पति पत्नी थे, और इनकी जानकी देई की बहन थी 10 वर्ष की सीता, है ना। और बंसीधर का मित्र था नवल किशोर, जो कलकत्ते से मुगल सराय से इनके साथ ही बैठ के अपनी नई बहू के साथ चढ़ने वाला था। तो क्या है, देखो, जानकी देई की आंखें भर आई और 60 सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सब इम्पोर्टेंट है, इसे सबको शॉर्ट नोट्स बनाना अत्यंत ज़रूरी है नेट सेट के लिए, है ना।
तो वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे, बनारस में ससुराल था। क्या है वो बनारस आए हुए थे ना, ससुराल आए हुए थे किसको, जानकी देवी को ले जाने। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में कौन है, ममेरे भाई हैं। नवल किशोर कौन था, उसका ममेरे भाई था, है ना। पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक था। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया है ना। जिस दिन नवल किशोर ने उसे संदेश भेजा उसी दिन क्या है, वंशीधर का जाना निश्चित हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता क्या है, जानकी देवी है ना, अपनी दीदी के साथ जाने रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठे करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया है ना। कितने बजने का, 1 बजने पर। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि दो चार नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के रहने न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। जिस पर भी आप कहने लगे, मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराया पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, गाड़ी वाले ने कितने, 1.5 रुपया, है ना। ये सब इम्पॉर्टेंट है, सबको अपने नोट्स कॉपी में बनाते जाना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है कि गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। तब वंशीधर ने मन ही मन कहा, चलो इक्का ही सही। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। तो वंशीधर इक्का ले आया, है ना। कितने रुपए किराया मांगने पर, 1.5 रुपये किराया मांगा, है ना गाड़ी वाला। तो किसको ले आया, इक्का वाला। हाँ, जो कुछ असाप था इसके इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोते हुए इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होते हैं ना, रोना उसका कम हुआ। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी ही थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछतासा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूला है। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं, न बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मूल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दम लगेगा, सही रहेगा। तो देसी में जानकी जरा भौं टेढ़ी कर बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आकर घेरा। वंशीधर कुली करके चली। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ा। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। कौन सा घाट, राजघाट पार करके कहाँ पहुँचे, मुगल सराय पहुँचे, जहाँ से क्या है ना, नवल किशोर संदेश पहुँचाया था कि मैं मुगल सराय से तुम्हारे साथ हम लोग मिलेंगे, है ना, नई बहू को लेकर। वहाँ पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहें। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। फिर भीतर घुस कर एक डब्बे से दूसरे डब्बे देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो ऐसी चिट्ठी लिखी है और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी।
पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी, वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है ना। जानकी देई पूछने लगी कि नवल किशोर नहीं आया, उसकी पत्नी कहाँ है, उसकी बहू कहाँ है ना। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया होगा। फिर उस पर बंशीधर जवाब देता है कि नहीं आया, कुछ अटकाव हो गया होगा, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से बड़े था। टिकट क्या होता, 1.5 का था, है ना, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी का स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुँचे। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में कुछ अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, है। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सूध आई। सोचा कि पहले पूछ लूँ, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो उस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी हुई थी। यह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुँह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वो मानो काँप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसकी किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। तब स्टेशन दिखलाई दिया। वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी, एक जो उनके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलिन हो, देख लो रोअल करथिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठो ही, पहली दूर वह रही, अरे ई जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी, तव हो भलू तो कहो, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव ही गोइया। पहली, अरे नहीं जनैल, प्रयाग जी जाही मनई मकर नहाई जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जाने, है ना। वो ट्रेन में जितनी भी स्त्रियाँ थी उससे पूछ के अपनी अपनी भाषा में नहीं बोल रही थी, बोली में। ले कही कि नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दिन नहाई चुकी हैं, ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाई गई रही। पहली, आवे जाई के तो सब अवती जाते बटले बाटलेन, फून यह साइड तो उचारो पत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा ही राजघाट टिकस कौटली, मुंगल के सराय उतरिल होत पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दह हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही, द कौने टिशनिया पर उकर माल के भी उतरे की जोरतई गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरिया, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी हो। पहली, वो मेहरवा बड़ी उजपक रहुल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वायदा नहीं है साहेब नो, सुनी तो कलकत्ते तैले मसूलिया ले, अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रहे, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न किया गोइया। तीसरी, हम देख रहली मजे टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर
बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगा, तुम तो नाहक उन्हें भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों के वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कहे, नहीं भैया हम पंच काहे के कहेसु कुछ कही, अरे एक एक के करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आँख निकाल कर वंशीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगा कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर नहीं होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा, जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, का भैया जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रही कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और अपुआ तौन टिक्कस ले चल देहलेन। किस किस आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात का वंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए मत छोड़ा था, किसी बहाने भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस से पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री पे टिकट है, लौट कर आए तो किसी को ना पाए। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगा, कहीं पता नहीं। ईश्वर, वंशीधर घबरा। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों का कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहुत ही। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर में नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारे तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक का नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हुए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वो बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुम नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो उन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने में छुट्टी मिली। यहीं दुलाई वाली कहानी समाप्त होता है।